देखिए एआईएम अगर टिकट किसी और उम्मीदवार को देती तो लोग इस पे सोचते विचार करते, लेकिन उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को अपना टिकट दिया है जिनकी जिनकी छवि व्यक्तित्व तौर पे बहुत खराब है। तो इसके बेसिस पे लोग उनको नहीं पसंद करते हैं। अच्छा, अगर कुछ लोग हज भवन ही देख लीजिए ना, हज भवन से उन्होंने कितना काम किया है, हज भवन से रिलेटेड उन्होंने कितने लोगों को कितना आराम होता है। हाँ, हज भवन में दोस्तों मैं बता दें, एक मिनट, हज भवन में मैं देखा जाए अगर 2005 से 10 में हज भवन के लिए बहुत बड़ा काम हुआ, और जितने भी काम हुआ अभी अगर आप जाएंगे हज में, जो लोग जाते हैं हज वालों को मैं कहना चाहूँगा कि आपको चलिए बधाई हो, अल्लाह ने आपको उस लायक बनाया। लेकिन हज भवन में आप जाएंगे तो अंदर में अलग से एसी है, उसके बाद अलग से एसी है, यानी जिस तरीके का आपको ठंडा गर्म हर चीज का सुविधा वहाँ पे दिया हुआ। ये अगर देखा जाए तो क्या आपके पिताजी के समय का बना हुआ? जी, ये सारा काम मेरे पिताजी द्वारा, जब वो 2005 से 10 में थे, उन्होंने ही ये सारा काम किया। उनका जो विजन है, जो देखिए, जो अच्छे इंसान होते हैं, जो काम के प्रति वो रहते हैं, वो सिर्फ काम देखते हैं कि मैं कैसे लोगों की मदद परेशान है। कि पिछले 50+ साल से एक ही परिवार के लोग बार बार, चाहे वो पिता रहे, उसके बाद उनके बेटे रहे या भाई रहे, एक ही परिवार के लोग बार आ रहे हैं सत्ता में। और जब एक ही जगह से एक ही लोग आएंगे तो वैसे एरिया में कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। काम सिर्फ यहाँ 2005 से 2010 के बीच में, जो जैसा एक नेता में जो क्वालिटी होना चाहिए, जितने गुण होना चाहिए, वो सारे उनके अंदर है। तो लोग कह रहे हैं कि वोट के जो हकदार है वो मंजर आलम ही है, और वोट उन्हें ही आएगा इंशाल्लाह जी। मैं इसके लिए जनता से अपील करती हूँ कि इन चारों उम्मीदवारों के आप एफिडेविट चेक कीजिए कि इन चारों में से सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है। आप एक वोट देने जा रहे हैं, जो बहुत कीमती चीज है, जो आने वाले पीढ़ी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपके लिए, आपके भलाई के लिए नहीं है, ये आने वाले जनरेशन के लिए भी है। इसलिए आप चेक करें कि इन चारों में से सबसे बेहतर उम्मीदवार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जोकीहाट में है। मंजर साहब के बेटी एडवोकेट अतिया मंजर साहब के पास मौजूदगी है। ये क्षेत्र में जा चुके हैं। मंजर साहब को जेडीयू से टिकट मिला है, आप सभी को मालूम है, क्योंकि जब टिकट का बंटवारा होता है तो लगभग आप सबों को मालूम हो जाता है, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है। तो आइए उनके बेटी से बात करने की प्रयास करते हैं, अतिया जी से। क्या कुछ बात है, सारी बातों को विस्तार से आप सबों के बीच पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप जो लोगों के बीच जाते हैं अभी, क्योंकि आपके पिताजी को जेडीयू का टिकट मिला है, पिछले 15 साल पहले आपके पिताजी मंत्री थे और काफ़ी अच्छा सराहनीय काम भी किया क्षेत्र में, लोगों का भी कहना है। लेकिन अभी जो लोगों के बीच जाते हैं, 15 साल के बाद आप आए हैं, किस मुद्दे को लेके जाते हैं? देखिए, मैं जब क्षेत्र में जाती हूँ तो लोगों का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो लोग कहते हैं, जो अपने दिल की बात लोग रखते हैं, लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार और मंजर आलम ये जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं। इन्हें धर्म की राजनीति नहीं है, इन्हें ये विकास के बारे में सोचते हैं। तो लोग इस बेसिस पे सोचते हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने और यहाँ से उम्मीदवार मंजर आलम जी चुने जाए। क्या लग रहा है जोकीहाट के अंदर में अगर देखा जाए तो चारों जो नेता है, मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा, नेताओं की बात करूँगा, सरफराज साहब एक तरफ है, एक तरफ शाहनवाज साहब है, एक तरफ आपके मंजर साहब हैं, दूसरे फिर एक तरफ ये क्या बोलते हैं एमआईएम पार्टी के कद्दावर नेता देखा जाए तो क्या कहेंगे? इन चारों में से जो है आप लोग जो भी काम करते हैं, लोगों के क्षेत्र में बीच में जाते हैं, तो लग रहा है कि इस बार कुछ प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैं इसके लिए जनता से अपील करती हूँ कि इन चारों उम्मीदवारों के आप एफिडेविट चेक कीजिए कि इन चारों में से सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है। आप एक वोट देने जा रहे हैं, जो बहुत कीमती चीज है, जो आने वाले पीढ़ी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपके भलाई के लिए नहीं है, ये आने वाले जनरेशन के लिए भी है। इसलिए आप चेक करें कि इन चारों में से सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है। चारों का एफिडेविट चेक करें, चारों का हिस्ट्री देखें, चारों का व्यक्तित्व देखें, चारों का सामाजिक जो वे है कि वो कैसे डील करते हैं, उस पे भी आप फोकस करें। उसके बेसिस पे आप वोट दें। चारों में से आपको जो भी बेहतर लगता है कि कौन ईमानदार है, कौन विकास के प्रति प्रोत्साहन करता है, कौन महिलाओं को सम्मान देता है, आपको ऐसे नेता को चुनना चाहिए। और इन सब में सबसे बेहतर, इन चारों में जो सबसे बेहतर नेता है वो मंजर आलम ही है। आप चाहे किसी भी वे में चेक करेंगे तो सबसे बेहतर, सबसे अव्वल दर्जे पे मेरे फादर मंजर आलम ही आते हैं। ये तो आपके सही कह रहे हैं, लेकिन आपके फादर साहब हैं तो आप अच्छे ही न कहेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि मंजर साहब जो है लोगों को आज तक कुछ कहे तो नहीं, सीधे सपाट तो है, लेकिन ये किसी से एक जैसे मुद्दा पे बात होता है
मान के चलिए थाना में कोई मामला हो गया है, उस मुद्दे पे जाके बोलना होता है, तो वो बोलते कम है। नहीं, वो बोलते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं। आप जितने भी लोग हैं जिनका भी थाना पुलिस का काम हुआ है, आप लोगों से पूछें, आप जाके पूछें, वो लोगों की मदद करते हैं जिस भी वे में। और जहाँ पे मदद जरूरी है वहीं आप करेंगे ना। आप गलत चीज में नहीं साथ दे सकते ना। अगर कोई रेप करके आ रहा है, कोई चोरी करके आ रहा है, उसमें आप नहीं सपोर्ट कर सकते ना। जहाँ पे पॉसिबल है आप वहीं पे सपोर्ट करेंगे। ये ऐसा तो फिर गलत रहेगा, जो आपका गलत नेता रहेगा वो सपोर्ट करेगा। जो अच्छा इंसान है वो कभी नहीं सपोर्ट करेगा। इस देश का संविधान भी यही कहता है, इस देश के लोग भी यही चाहते हैं, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वो भी यही कहता है जी। अच्छा, अभी जो आप जाते हैं लोगों के बीच जाते हैं, तो क्या लग रहा है, लोगों का प्रभाव आपके बीच कैसा लग रहा है? देखिए, लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि इस बार मेरे फादर इतने दिन के बाद कंटेस्ट किए हैं। लोग बहुत खुश हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस भी एरिया में, लोग सबसे ज्यादा इस बात से खुश हैं। लोग ये अपने से कहते हैं कि ये जो सड़क बना हुआ है ये आपके फादर ही के द्वारा किया गया है। उन्होंने जब 2005 से 2010 में सारे ग्रामीण इलाकों में, उस टाइम सड़क नहीं हुआ करता था, लोग बहुत मुश्किल से जाया करते थे। उस टाइम पे उन्होंने सब जगह सड़क दिया, सड़क का काम किया, बिजली का काम किया। 2004 से पहले बिजली की जो स्थिति थी, ये तो आपको पता ही है कैसे यहाँ के लोग, कैसे हम लोग जिंदगी गुजारते थे और कितना दिक्कत हुआ करता था। ये तो सबको पता है, ये कोई छुपी बात थोड़ी है। तो अभी मान के चलिए कि अभी आप लोग जाते हैं लोगों के बीच, क्योंकि अब तो बहुत ही अनकरीब आ चुका है। इस बार 2025 विधानसभा का लग रहा है कि इस बार जो है आप लोग सत्ता में आने जा रहे हैं। लोगों के प्रभाव से तो पता कुछ ना कुछ चल रहा होगा, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के बीच जाते हैं तो लोगों का प्रभाव से पता कुछ ना कुछ चल जाता है माइंड में। ये समझिए इस बार हम मंजर को देने जा रहे हैं, या पतंग को, या सरफराज को, शाहनवाज को देने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको फिर भी, या जनता के बीच छोड़ेंगे इस बात को? देखिए, चारों कैंडिडेट में सबसे बेहतर उम्मीदवार मंजर आलम ही है जी। और लोगों का यही कहना है, चाहे वो नमाज पढ़ने वाले लोग हों, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, सबका ये कहना है कि अगर आप किसी भी वे में देखेंगे, अगर इस्लामिक वे में देखते हैं तो उनका कोई खाने पीने का रिकॉर्ड नहीं है, कोई मारपीट का रिकॉर्ड नहीं है। जो जैसा एक नेता में जो क्वालिटी होना चाहिए, जितने गुण होना चाहिए, वो सारे उनके अंदर है। तो लोग कह रहे हैं कि वोट के जो हकदार है वो मंजर आलम ही है और वोट उन्हें ही आएगा। इंशाल्लाह जीत उन्हीं की होगी। इंशाल्लाह जीत उन्हीं की होगी। बाकी बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि देखिए अभी चुनाव का समय है, लोगों का तो अनेकों शिकायतें, कंप्लेन रहती है। मंजर साहब का कहना था, दोस्तों मैं एक लाइन आपको बता दूं कि जिस वक्त मैं जीत के आया था 5 से 10 के बीच में, उस वक्त अपना जोकीहाट में देखा जाए तो सिर्फ 9 रोड था, और वो 9 रोड का अगर देखा जाए तो हमने उसको पक्कीकरण करवाने का प्रयास किया था और पक्कीकरण हुआ भी था। अभी आप लोग जो जाते हैं लोगों के बीच, तो कई अभी सिमटम 38 पंचायत आपकी जोकीहाट में 38 है ना, इसके बीच में क्या कहेंगे? 38 पंचायत को आप लोग जो है इन्वेस्टिगेट किए हैं? देखिए, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, जिस भी 38 पंचायत में, लोग का यही कहना है कि लोग परिवारवाद से बहुत परेशान हैं। कि पिछले 50+ साल से एक ही परिवार के लोग बार बार, चाहे वो पिता रहे, उसके बाद उनके बेटे रहे या भाई रहे, एक ही परिवार के लोग बार बार आ रहे हैं सत्ता में। और जब एक ही जगह से एक ही लोग आएंगे तो वैसे एरिया में कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। काम सिर्फ यहाँ 2005 से 2010 के बीच में हुआ है, उसके बाद इस एरिया में कोई काम नहीं हुआ है। ये चीज आप भी जान रहे हैं, जनता भी जान रही है, और लोग बड़ा परेशान है। लोग का ये कहना है कि परिवारवाद से हम ऊपर उठना चाहते हैं, अब हम कोई नया उम्मीदवार चाहते हैं। लेकिन अब ये भी है मैम कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अब जो है इस बार 2025 में लोगों का ज़्यादा जो हल्ला गुल्ला है एमआईएम की तरफ जा रहा है, पतंग छाप की तरफ, मुर्शिद साहब की तरफ। उसके विषय में क्या कहेंगे? क्योंकि इससे पहले तो वो शायद आरपी के पार्टी, इसी पार्टी से था, है ना, तो वो भी अभी आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे तो नहीं सुनने को मिला है कहीं भी। लेकिन आपको सुनने को नहीं मिला है, लोगों का गांव में कहना है कि इस बार हम बदलाव तो लाएंगे। जो बात इससे पहले आपने कहा कि एक ही परिवारवाद, एक ही परिवार को हम 40 साल से जिताते आ रहे हैं, लेकिन अब उस परिवार से मुक्ति पाना चाह रहे हैं, किसी दूसरे परिवार के पास जाना चाह रहे हैं, या मंजर हो या जो है मुर्शिद हो, इन दोनों के बीच में क्या कहेंगे इसमें? देखिए, एआईएम अगर टिकट किसी और उम्मीदवार को देती तो लोग इस पे सोचते विचार करते, लेकिन उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को अपना टिकट दिया है जिनकी छवि व्यक्तित्व तौर पे बहुत खराब है, तो इसके बेसिस पे लोग उनको नहीं पसंद करते हैं। अच्छा, अगर कुछ लोग देते भी हैं तो पाटीहाट के कई ऐसे लचर व्यवस्था है, अगर आपके पिताजी जीत के आ जाते हैं तो
क्या लग रहा है इन सारे लचर व्यवस्था को ठीक करेंगे? बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है सरकारी लाभ उन तक पहुंच नहीं पाता है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लाभ हैं लेकिन कुछ लाभों तक पहुंच नहीं पाता है, गरीबी की स्थिति। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद भी अभी पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, जो वृद्धा औरतें हैं जिनका एज 80+ है, बट उन्हें बोला जा रहा है कि आप नहीं है, या वहाँ के जो भी लोकल जो नेता हैं वो हेल्प नहीं कर रहे उनको वृद्धा पेंशन लेने के लिए। तो मैं सबसे पहले ये सुनिश्चित करूंगी कि उन लोगों को, उन औरतों को, उनके लिए जो सरकारी लाभ मिल रहा है उनके घर तक पहुंचे। ये तो हमारे नेता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यहाँ से जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो ये बेसिक चीज भी नहीं देख रहे हैं। और हर इंसान को, अगर आप किसी के काम आ जाते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत वो है, मतलब आपको थोड़ा हेल्प करना चाहिए लोगों का। और ऐसी लाचार औरतें जिनको जो वृद्धा योजना आ रहा है या और भी बहुत सारी योजना है उनका लाभ नहीं मिल रहा, सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि जो भी लाभ सरकार द्वारा पहुंचाई जा रही है उसको हम सुनिश्चित करें वो हर घर तक पहुंचे। अच्छा, इससे पहले आप एक रोड का समस्या आप बताना चाह रहे थे क्या? जिस वक्त आपके पिताजी 5 से 10 के बीच में जीता हुआ था, कितना रोड था? आप ये एक्सपीरियंस उस टाइम पे तो देखिए 9 ही रोड था। उसके बाद में सबसे बड़ा जो मसला था, उस टाइम हम लोग इलेक्शन के लिए सब जगह जाते थे तो कच्ची सड़क जो सबसे बड़ा मसला, गाड़ी नहीं जाती थी, लोग कपड़ा लेके चलते थे कि यहाँ से मेन रोड तक जाना है तो वहाँ जाके हम नया कपड़ा चेंज करेंगे फिर वहाँ से जाएंगे। अब देखिए कि हर घर तक रोड पहुंचा हुआ है। ये कहीं ना कहीं मेरे फादर का ही किया हुआ सारा काम है, ये उनका ही विजन था। जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो बेसिक नीड है, जो बेसिक एमिनिटीज है वो लोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने रोड पे बहुत काम किया है। अच्छा, वो जो 9 रोड के बारे में बता रहे हैं, वो 9 रोड को अगर देखा जाए तो पक्कीकरण आपके पिताजी ही करवाए थे? जी, वो मेरे पिताजी ही ने कराया था। चलिए ठीक हो गया। कब्रिस्तान के बारे में बोलिए, क्या बोला जाए? देखिए मेरे पिताजी का देखिए विजन कितना उनका क्लियर रहता है विकास के प्रति। उन्होंने कब्रिस्तान जैसे जगह को भी घेराबंदी करवाया। पहले देखिए कितना कब्रिस्तान को लेके लोग झगड़ते थे, समुदाय में लड़ाइयाँ हो जाती थी। जब से मेरे पिताजी ने मंजर आलम साहब ने ये काम करवाया कि कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, कब्रिस्तान के ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं कर पाता है, और लोग जो एक ऐसा जगह है जहाँ पे जाति और पात का मसला ना हो, वैसे जगह में ये काम नहीं होता। बिहार की जनता, पूरे बिहार के लिए उन्होंने ये काम किया था, और इसका सराहनीय, इसका जो तारीफ है वो पूरे बिहार के मुसलमान समुदाय करते हैं कि मंजर आलम साहब ने ये एक बड़ा काम किया है कि उन्होंने दुनिया के लोगों के लिए तो किया ही है, आखिरत के लोगों के लिए भी एक नेक काम किया है। अब हज भवन ही देख लीजिए ना, हज भवन से उन्होंने कितना काम किया है, हज भवन से रिलेटेड उन्होंने कितने लोगों को कितना आराम होता है। हाँ, हज भवन में दोस्तों मैं बता दें, 1 मिनट, हज भवन में मैं देखा जाए अगर 2005 से 10 में हज भवन के लिए बहुत बड़ा काम हुआ, और जितने भी काम हुआ, अभी अगर आप जाएंगे हज में, जो लोग जाते हैं, हज वालों को मैं कहना चाहूँगा कि आपको चलिए बधाई हो, अल्लाह ने आपको उस लायक बनाया। लेकिन हज भवन में आप जाएंगे तो अंदर में अलग से एसी है, उसके बाद अलग से एसी है, यानी जिस तरीके का आपको ठंडा गर्म हर चीज़ का सुविधा वहाँ पे दिया हुआ। ये अगर देखा जाए तो क्या आपके पिताजी के समय का बना? जी, ये सारा काम मेरे पिताजी द्वारा, जब वो 2005 से 10 में थे, उन्होंने ही ये सारा काम किया। उनका जो विजन है, जो देखिए जो अच्छे इंसान होते हैं, जो काम के प्रति वो रहते हैं, वो सिर्फ काम देखते हैं कि मैं कैसे लोगों की मदद कर सकूं, कैसे लोगों का भलाई सोच सकूं। उन्होंने हर वे में मदद किया कि सिर्फ यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ जो कि यहाँ के विधानसभा के लिए सोचा कि यहीं पे सिर्फ मेरा काम हो। उन्होंने आप सोचे पटना में हज भवन है, वहाँ पे लोगों के लिए इतना काम किया कि ताकि जब हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाएं तो वो शांति से रहें, उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिले। और आप कब्रिस्तान ही देख लीजिए, कब्रिस्तान पे काम किया है उन्होंने उस टाइम पे जो विधवा औरतें हैं उन्हें पेंशन देने का काम उन्होंने ही स्टार्ट किया था, और जो लड़कियों को जो प्रोत्साहन राशि है वो भी उन्होंने ही स्टार्ट कराया था, और बहुत सारा कोचिंग स्टार्ट करवाया जो अल्पसंख्यकों को तैयारी कराया जाए, जो आज भी चल रहा है। आप देखेंगे हर दौर में तैयारी चल रहा है, जो बीपीएससी का एग्जाम इतने लोग क्लियर करते हैं, वो उस कोचिंग का भी बड़ा योगदान रहा है, और उसमें मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। और वहाँ से जो भी बच्चे पढ़ के निकलते हैं, बीपीएससी जैसा एग्जाम क्लियर करते हैं, तो वो बड़ा तारीफ करते हैं कि काश ऐसा 2-4 नेता भी इस बिहार में हो जाए तो बिहार कितना तरक्की कर लेगा। अच्छा, चलिए अब ये बताइए, अब अगर आप 2025 विधानसभा में आपके पिताजी जीत के आ जाते हैं तो आपका पहला मुद्दा क्या रहेगा जो कि हर वाला रहेगा?
सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि महिलाओं को 2 लाख रुपए मिलने वाला है जी। रोजगार के लिए। इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? इससे पहले 10,000 रुपये भी दिलाए थे। हाँ, लोगों को 40,000 से ज्यादा औरतों को 10,000 रुपए मिल चुका जी। है। बाकी अभी आचार संहिता लागू हो गया तो काम रुक गया है। जैसे ही नीतीश कुमार जीतते हैं उसके बाद सारी महिलाओं को 10,000 रुपए, उसके बाद काम करने के लिए, रोजगार को प्रोत्साहन करने के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अच्छा, अब जो कि हाट वासियों के लिए, जैसे अभी आपने इससे पहले कहा कि पहला मुद्दा क्या रहेगा, उस मुद्दे पे थोड़ा सा। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज के हर जो जब से दुनिया बना है, हर दौर का एक अलग डिमांड रहता जी, जी। है ना। तो अभी का जो डिमांड है वो यूथ को जॉब देना है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका जो क्या है, युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन करना है, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, एजुकेटेड करना है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है समाज का, और नीतीश कुमार इस पे बहुत बखूबी काम कर रहे हैं। आप देखिए कि कितने लोगों को अभी बिहार में जॉब मिला है। और नीतीश कुमार जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए जितना काम किया है, कोई भी मुख्यमंत्री इस देश का नहीं कर सकता है, किसी भी राज्य का इतना काम। और उन्होंने महिलाओं के लिए इतना काम किया है, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, पंचायती राज में भी आरक्षण मिला है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया, उसके थ्रू उन्होंने कितना इंकरेजमेंट किया है। और जो 10th करते हैं आप, उसमें आपको 25,000 की राशि दी जाती है। 12th करते हैं आप, उसमें 50,000 की दी जाती है। आप उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें महिलाओं को हेल्प की जाती है। तो जितना काम नीतीश कुमार ने किया, ये सराहनीय है, और लोगों को इसके बेस पे वोट देना चाहिए उन्हें, और मंजर आलम को यहाँ से जिताना चाहिए, जो कि विधानसभा से। और 2025 विधानसभा इलेक्शन के बाद फिर मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। अच्छा, और कोई उनके बराबर कोई खड़ा हो ही नहीं सकता है। उनका जो व्यक्तित्व है, उनके प्रति जो जनता को एक लगाव है, एक मोहब्बत है, वो किसी के प्रति नहीं हो सकता है। तो जब तक नीतीश कुमार है, 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। शगुफ्ता आज़म साहिबा अररिया का, उनका भी यही नारा था, 25 से 30 फिर से नीतीश। और आपने लास्ट में अंत में बोल ही दिया 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि इस बार 2025 में आरजेडी वो तेजस्वी जी आ रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, वो तो फिर वही परिवार वाला ही बात हो जाता है कि जो चीज यहाँ की जनता जिस चीज से परेशान है, परिवारवाद से 50+ साल से, समझिए एक तरह से जब से हम लोग इस देश में आजादी मिली है, तब से यहाँ की जनता वही कर रही है। उसी तरह उनके घर का भी वही हाल है। तो यहाँ की जनता कभी नहीं चाहेगी कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। उनके तो घर ही में इशू है। आप दोनों भाइयों के इंटरव्यूज देख लें, हर दिन कुछ ना कुछ आता है, मसले आते हैं। कल उनके भाई कह रहे थे कि अभी अब मेरे को जीतने दो, फिर मैं देखता हूँ। तो पहले घर संभाले वो, फिर वो बात करे, किसी पद को संभाले, किसी गरिमा के पद को संभाल लेंगे। बाकी दोस्तों, आप सभी के बीच सारे बातों को रख दिया गया है। ये मंत्री मंजर साहब के बेटी आतिया जी थे। और होता क्या है कि अक्सर बेशतर मंजर साहब जो है मीडिया में कम आते हैं, और सीधे सपाट जिस तरीके से आप लोग कमेंट में बोलते हैं, और जो भी मुद्दे थे सारे बातों को आपके बीच रखा गया। क्या क्या कामें होगी, अब अंत में जो कि हाट वासियों को क्या कहेंगे? मैं जो कि आपकी जागरूक जनता से अपील करती हूँ कि आप चारों कैंडिडेट को देखें। उन चारों में सबसे बेहतर उम्मीदवार जो है वो मेरे फादर मंजर आलम है। आप उनको ही वोट करें। आप क्रमांक संख्या 1 पे जाएं ईवीएम पे, और उनको भारी मतों से विजय बनाएं। और जनता तीर छाप बटन दबा के उन्हें विजय बनाएं। और जनता बदलाव मांगती है, और 25 से 30 बदलाव का ही साल रहेगा इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।